फ्रेंड्स, मैं आपका आपके चैनल द इंस्टीट्यूट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लूसेंट से हिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर आया हूं। आपको ज्ञात ही होगा, लूसेंट सामान्य ज्ञान पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से। यदि आपने प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में कदम रखा है तो यह पुस्तक जरूर आप पढ़िए, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में इस पुस्तक से अवश्य प्रश्न आते हैं। और आप पुस्तक पढ़ने से शायद बोर होंगे तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़िए, और मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि मेरा वीडियो अगर आपने एक बार भी देख लिया तो आपको संपूर्ण जितना मैं बताऊंगा पूरा कंठस्थ हो जाएगा। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप वीडियो देख सकोगे। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर में इसकी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है भारत का इतिहास? हेडिंग क्या है? भारत का इतिहास। क्या है देखते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा भारत के यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला महाद्वीप कौन सा है? तो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, यानी भारतवर्ष है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया। प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया? तो भारतवर्ष अर्थात भारत का देश। यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया? भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत कह रहे हैं भरत, यहाँ भारत नहीं भरत है, ठीक है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। एक कबीला कोई व्यक्ति था जिसका भरत नाम था। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत किसका नाम था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। नेक्स्ट क्या है? प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू का मतलब क्या होता है? जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय जो थे अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। जम्बू का मतलब क्या? जामुन था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। आगे देखते हैं। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। कौन सा नाम? हिंदू नाम। और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। कौन सी नदी? सिंधु नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। भारत को जो है यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब हिंद कहते थे। प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत को यूनानी क्या कहते थे? तो इंदे कहते थे, और अरब क्या कहते थे? तो हिंद कहते थे। आगे देखते हैं। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत को हिंदुस्तान कब कहा जाने लगा? तो मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान किस फारसी शब्द से बना है? तो हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। प्रश्न पूछा जा सकता है, अंग्रेज इसे इंडिया कैसे कहने लगे? तो यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। देश को उत्तर और दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला बांटती है? तो पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला। आगे क्या है? उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में किन भाषाओं का बोलने वालों का बहुमत है? तो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों का उत्तर में बहुमत है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या लिखा पढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ठीक है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। फिर से एक बार देख लीजिए। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, पैलियो देखिए यहाँ पे मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन भारत नंबर 1, नंबर 2 मध्यकालीन भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के विषय में जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब स्रोत का मतलब कि प्राचीन भारतीय इतिहास किन चीज़ों से ज्ञात होता है उनकी जानकारी है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती। कौन कौन से 4 स्रोत हैं? नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों का विवरण, नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला क्या? धर्म ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती। दूसरा क्या? ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारत की। तीसरा क्या? विदेशी जो लोग आए थे उन्होंने सब लिखा था तो उनसे जानकारी हमें मिली प्राचीन भारत कैसा था। चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। प्रश्न पूछा जाता है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। संकलनकर्ता यानी लेखक कह सकते हो आप। वेद के संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। यह वेद के रचयिता कहा जाए तब भी यही चीज है कि महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। रचयिता संकलन करता यही एक ही चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद किसका उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद कितने हैं? 4 हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। संहिता किसे कहते हैं? चारों वेदों के संयुक्त रूप कह सकते हो आप। इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब पहले वेद के विषय में जानकारी कर लेते हैं। क्या दिया है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद में देखो क्या देखते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को
ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं मतलब मंत्र, जो ऋचाएं जो मतलब क्या होता है, मंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। कितनी सूक्त हैं, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त वाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित हैं। वाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं कितनी ऋचाएं हैं, 10,462। कितने ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, 10,462 हैं। फिर से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्या दिया है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। होत्री किसे कहते हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को, ऋचाओं मतलब मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। आगे क्या पॉइंट है, ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से किसके विषय में जानकारी मिलती है, आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, हाँ आगे देखते हैं क्या दिया है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है, पूछा जा सकता है प्रश्न। तो कौन से मंडल में है, दूसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो दूसरे मंडल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। प्रश्न पूछा जाता है, देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 9वें मंडल में होता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखित ऋचाओं मतलब मंत्रों को। अब ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। खिल किन्हें कहा जाता है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को। आगे क्या दिया है, चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। चातुष्वर्ण मतलब 4 समाज की बात हो रही है। चातुष्वर्ण मतलब कितने, 4 वर्णों में जो नहीं समाज अपने यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में वर्णित है, उसके विषय में बात बता रहे हैं। ये चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। चलिए आगे देखते हैं, पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी ब्राह्मण किससे हुआ है, मुख से उत्पन्न हुआ है। क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक बार फ्रेंड्स देख लेते हैं, क्या दिया है, पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और चरणों से कौन पैदा हुआ है, शूद्र उत्पन्न हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द जो है, अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है, गाय से है। गाय से है, अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट में क्या दिया रखा है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र क्या करता है, 4 प्रमुख जो जातियां हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
की स्थितियों, व्यवसायों मतलब कामकाजों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामनावतार के 3 पदों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पदों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद वामनावतार के 3 पदों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई? 250। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। देखिए साधन का मतलब क्या है? स्रोत। मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में जो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद से हमें प्राचीन भारत के विषय में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है। उसके बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, जिससे हमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। फिर से एक बार देख लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आगे देखते हैं यजुर्वेद। अब क्या है यजुर्वेद में? क्या दिया है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? यजुर्वेद के पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। ठीक है, यजुर्वेद के पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में किसका संकलन मिलता है? यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। प्रश्न पूछा जा सकता है बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है ऐसा कौन सा वेद है जिसमें क्या, जिसमें जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद है। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद है। अब आगे देखते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है? तो सामवेद है। सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्री कहते हैं। सामवेद के पाठककर्ता को उद्रात्री कहते हैं। उद्रात्री कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उद्रात्री कहते हैं। सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संगीत का ऐसा जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत जनक कौन सा वेद है? सामवेद है। आगे क्या दिया है फ्रेंड्स? यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। अब प्रश्न पूछा जाता है ऐसे कौन से वेद हैं जिनमें विशिष्ट जो है ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं मिलता है? तो कौन से हैं? यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। आगे फ्रेंड्स कुछ है कि नहीं है? चलिए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन जल्दी से। हाँ क्या है देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। अब आगे देखते हैं। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम
फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यूनानी इसे इंदे, अरब तथा अरब इसे हिंद हिंद कहते थे। यूनानी इसे इंदे, अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा के शब्द इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। आगे देखते हैं, पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। आगे देखते हैं, उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट में क्या लिखा है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड, लंगोलायड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया है। भारतीय इतिहास को संविधान अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत। प्राचीन भारत देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों का विवरण, नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आगे बढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। नंबर 1 धर्म, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद 4 हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। अब ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद के विषय में जानते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, आगे दिया है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। आगे क्या है? पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण, पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों एवं विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों, स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों एवं विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आगे देखते हैं, यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। आगे देखो, यजुर्वेद के पाठककर्ता को अथर्व कहते हैं। अथर्व कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, सामवेद साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। सामवेद के पाठककर्ता को उद्रात्री कहते हैं। उद्रात्री कहते हैं। सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। बाय बाय।